बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है पलकें नम ना हुई और उसे तहरीर किया है फ़ातिमा ज़ोहरा जबी ने। तो आइए शुरू करते हैं। नवाबज़ादा आरिफ ने आखिरकार फ़ैसला कर ही लिया। उन्होंने मेज़ पर रखी हुई घंटी बजाई। चंद ही लम्हों में उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी सलमा तौकीर अंदर आ गई। यस सर, सलमा उनसे मुखातिब थी और वो अजीब गुत्थियाँ सुलझाने में मसरूफ़ थे। सलमा जी? सलमा का मुंह मारे हैरत के खुला का खुला रह गया। उन्होंने उसे उसके पूरे नाम से नहीं, सिर्फ सलमा से पुकारा था। तुम्हें सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करते कितना अरसा गुजरा है सलमा? 5 साल सर। वो हैरान थी कि वो उससे इतने तवील अरसे के बाद बिल्कुल ही अजनबी सवालात क्यों कर रहे हैं। इन 5 सालों में तुमने मुझे कैसा पाया? सर, मुझे कभी ना आपके बारे में सोचने का मौका मिला और ना ही मैंने ऐसी ज़रूरत महसूस की। सलमा ने घबरा घबरा कर जवाब दिया। सोचने का मौका ही नहीं मिला या सोचा ही नहीं? नवाबज़ादा आरिफ की आंखों में बिजली सी कूद गई। सोचा नहीं सर, सलमा ने धीरे से नज़रें नीची करके कहा। क्यों? ये गोया एक हुक्म था कि सोचा क्यों नहीं? क्यों? सलमा ने अपने होंठ सुकेड़े। ये मैं नहीं जानती कि क्यों नहीं सोचा। क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं था कि मुझ पर सोचा जाए? नवाबज़ादा की आंखों में हैरत उतर आई। वो इस लड़की को हैरान आंखों से देख रहे थे जो आम होते हुए भी आम न थी। क्या वाकई? उनके लबों पर सवाल मचल रहा था। मुझे हर महीने वक्त पर तनख्वाह मिल जाती है। मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं और मुझे आपके बारे में सोचने की ज़रूरत क्या थी सर? जब मैं यहाँ से ड्यूटी ख़त्म करके घर जाती हूँ सर। सलमा की बात को उन्होंने दरमियान ही में यूँ काटा जैसे किसी ख़त में इजाफ़ा शुदा सतर को वो अक्सर कटवाते हों। अच्छा, बेकार बातें ख़त्म करो, नवाबज़ादा आरिफ ने उसे टोक कर कहा। उसका चेहरा बिल्कुल सादा था। उस पर किसी जज्बे की तहरीर का हल्का सा नामो निशान न था। वो देखते रहे, सोचते रहे और फिर बिल्कुल ही अचानक उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ये पसंद करोगी कि मेरी बीवी बन जाओ? जी? सलमा हैरत से बेहाल हो गई। शादी? क्या अब तुम्हें शादी के मायने भी समझाने होंगे? नवाबज़ादा के होंठों के किनारों से मुस्कुराहट फूट पड़ने को बेचैन हो रही थी। सर ये कैसे हो सकता है? अचानक, बिल्कुल ही अचानक सलमा ने एहतजाज किया। यानी तुम मुझसे शादी करना पसंद नहीं करती? नवाबज़ादा ने अपने सीने की तरफ शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा। जी। सलमा बहुत बुरी तरह बौखला गई। दरअसल सर, मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। व्हाट? नवाबज़ादा धीरे से चिल्लाए। चलो, मेरी हद तक मैं मान लूँ कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाह सकती, लेकिन किसी से भी तुम्हारा क्या मतलब है? आरिफ बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहे थे। वो दरअसल मैंने इस मौजू पर सोचा नहीं। सलमा हिचकिचाई। व्हाट नॉनसेंस! तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 25 साल भी क्रॉस कर चुकी हो और इसके बावजूद अभी तक शादी के बारे में संजीदा नहीं हो। सलमा अजीब मखमसे में पड़ गई। वो उसकी तरफ देखता रहा, उसकी आंखों को अपनी निगाहों से जांचता रहा और ख़ुद ही जवाबन बोला। अच्छा चलो छोड़ो, तुमने ना सोचा अच्छा ही किया, इसलिए कि शायद ये फ़ैसला करना मेरा काम था। नहीं जनाब। सलमा बुरी तरह नर्वस होकर रह गई। भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है और ज़रूर करनी है। अगर तुम्हें कोई ठोस एतराज़ हो तो पेश करो। सर, मुझे एतराज़ पेश करने की ज़रूरत ही क्या है? अब की मर्तबा सलमा ने हिम्मत करके कहा। मैं बेहद दौलतमंद हूँ, तुम्हें मालूम है? उसके लबों पर सवाल था। मुझे मालूम है सर कि आप बेहद दौलतमंद हैं। मैं नवाबज़ादा हूँ। क्या ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं? जी सर, मुझे ये भी मालूम है। तो फिर तुम्हें इनकार क्यों है? दरअसल सलमा की बात आरिफ की बात में दब कर रह गई। देखो सलमा, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता, इसलिए कि मैंने आज से चंद साल कबल मोहब्बत की थी। नवाबज़ादी ताहिरा और मैंने ज़िंदगी के बड़े सुनहरे ख्वाब देखे थे, लेकिन मैं जो अब तुम्हारे सामने बड़ा मजबूत खड़ा हूँ, उस ज़माने में आसाब ज़दा सा हुआ करता था और मेरी सेहत बड़ी कमज़ोर रहा करती थी।
नवाबज़ादा आरिफ ने धीरे से अपनी ज़िंदगी के वर्क को उल्टा और सलमा दम बखुद सुन रही थी। मेरी दोनों बहनें फितरतन सख्त लालची हैं। उन्होंने ताहिरा और उसके वालिद को ये यकीन दिलाया कि मैं दाइमुल मरीज़ हूँ और अगर शादी होगी तो ताहिरा को सेहतमंद अज़दवाजी ज़िंदगी की बजाय एक दाइमुल मरीज़ शोहर की खिदमतगारी के अलावा कुछ ना मिलेगा। नतीजा साफ ज़ाहिर है कि ताहिरा की शादी दूसरी जगह हो गई और मैं ख़िज़ा गुज़ीदा शाह की मानंद तरह रह गया। लेकिन अचानक तकदीर मुझ पर मेहरबान हो गई। अपने टूटे हुए दिल को लेकर मैंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया तो सेहत अज़ खुद संभल गई। सलमा, नवाबज़ादा ने ठहर कर फिर सलमा को देखा, जो यूं बैठी हुई थी जैसे डिक्टेशन लेते वक्त बैठा करती थी। कोई तासुर, कोई जज्बा, कोई खुशी उसके चेहरे पर सब्त न थी। बस वो सलमा थी, सलमा तौकीर। मुझे ताहिरा से बेतहाशा मोहब्बत थी और यही वजह है कि औरत की बेवफाई और औरत की ही रेशा दवानियों ने मुझे शादी से मुतनफ़र कर दिया। अब मैं उस लड़की की शादी का ख्वाहा हूँ जिसने मुझ जैसे दौलतमंद और तवाना शख्स के बारे में सोचने का इरादा भी नहीं रखा। नवाबज़ादा आरिफ अपने सवाल के जवाब के मुंतज़िर थे। ना उनकी आंखों में नौजवानों की तरह शोखियाँ उतरी हुई थीं और न लहजा जज्बात के जोश से बिफर रहा था। बस वो एक ऐसा इंसान था जो सलमा से शादी करना चाहता था। इस लड़की में कोई ऐसी ज़ाहरी खूबी न थी जो उसे गैर मामूली साबित करती, लेकिन फिर भी वो उसको अपनाना चाहता था। जनाब, सलमा की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। देखो सलमा, मैंने इरादा कर लिया है और तकमील भी करूँगा। जब तुम किसी दूसरे शख्स का दुख नहीं पाल रही हो तो फिर मेरे साथ शादी करने में तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना मैं सुनना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी वो दोनों लालची बहनें मेरे बाद मेरी दौलत अपने बच्चों के लिए हासिल करने का यकीन रखती हैं और मैं बाजी इतनी आसानी से नहीं हारूँगा। नवाबज़ादा आरिफ की मुट्ठियाँ भींच सी कहीं। तो आप मुझे बाजी जीतने के लिए तुर्क के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करेंगे सर? क्या आप भी यकीन रखते हैं कि औरत तमाशा बाजीगिरी के अलावा और कुछ नहीं? नहीं नहीं सलमा, ये बात नहीं। मेरे सामने तुम्हारी दो हैसियतें हैं। एक मेरी होने वाली बीवी की जिसने मुझे दौलत के तराजू में ना तोला होगा, मोहब्बत का कबल अज़ वक्त रिश्ता ना होने के बावजूद मेरे बारे में बहुत मुखलिस रह सकती है, और दूसरी हैसियत तुर्क के उस पत्ते की है जो मेरी लालची साजिशी बहनों को मेरी दौलत के ख्वाब देखने के हौसले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। कितने अफसोस का मुकाम है सर, आज भी औरत मर्द के फ़ैसले को तस्लीम करने पर मजबूर है, लेकिन शायद मैं ऐसा ना कर सकूं। सलमा की आवाज़ में एहतजाज था। सलमा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक मर्द जब कोई फ़ैसला कर लेता है तो बहरहाल उसको तकमील पहुंचा कर ही दम लेता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम बहुत से खूबसूरत जज्मों को तलफ़ करने की बजाय खुशी के साथ मेरे फ़ैसले को कबूल कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की समझता हूँ। हाँ, वो एक लम्हे को रुका। हाँ, अगर तुम किसी और के ख्याल में गुम हो तो फिर ठीक है, मैं अपने मकसद की तकमील के लिए कोई और तुर्क का पत्ता हासिल कर लूँगा, लेकिन चूँकि मैंने तुम्हारी बहुत सी खसूसियात के सबब तुम्हें मुंतखब किया है, अगर तुम मुझे हासिल हो जाओ तो मेरे लिए ऐन रहमत है। नवाबज़ादा जवाब के मुंतज़िर थे, लेकिन वो खामोशी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, वही बला का एतमाद था। ये ठीक है, आपने मुझे मुंतखब किया है, लेकिन आप उस मोहब्बत का क्या करेंगे जो नफ़रत का चेहरा लिए आपके सामने मुद्दतों से खड़ी है? और क्या ये नफ़रत वो आईना नहीं जिसमें आप तमाम उम्र औरत को देख देख कर नफ़रत करते रहेंगे? और जब नवाबज़ादा आरिफ ने इस मौजू को चंद दिनों के बाद दोबारा छेड़ा तो सलमा ने उसी एतमाद से कहा जिस एतमाद से वो ज़िंदगी की सांसें ले रही थी। सलमा, मैंने ज़िंदगी के कठिन सफ़र के बाद एक नतीजा अख़ज़ किया है, यानी ज़िंदा रहने के लिए मोहब्बत का होना अज़हद ज़रूरी है। क्या 90% लोग लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल करने के बावजूद सिर्फ़ कारोबारी नोयत से ज़िंदगी की सौदेबाजी नहीं करते? हो सकता है आप दुरुस्त कह रहे हों, सलमा ने जवाब दिया। तो फिर हम इस लफ्ज़ को बहुत संजीदा तौर पर इख्तियार करने की कोशिश क्यों करें, जिसका मतलब एक लाफ़ानी तवानाई है, जिसका मतलब एक आफ़ाती तवानाई है, जैसे मैं और तुम। जी क्या मतलब? सलमा इस अचानक गुफ्तगू से घबरा गई। हाँ, नवाबज़ादा ने अपनी हाँ को खींच कर यूँ कहा जैसे वो
100 बल्कि 101% दुरुस्त कह रहे हों। और वो कह भी दुरुस्त ही रहे थे। हाँ, मैं और तुम इस ऑफिस में काम कर रहे हैं और कारोबारी नौयत से बहुत मुतमईन हैं। सर, बहरहाल बेहतर ये होता कि आप इस कदर जल्द फैसला ना करते। सलमा, मैंने 3 साल तवील सोच विचार के बाद फ़ैसला किया है। 3 तवील साल? सलमा के मुंह से बड़े अजीबोगरीब अंदाज में अपनी हैयत को तब्दील करते हुए निकले। क्या वाकई एक आम नौयत का फ़ैसला है सर? बिल्कुल आम नौयत का सलमा, क्योंकि इसमें जज्बे का नहीं, अक्ल व दानिश का दखल है, ताकि अकल के ज़रिए जज्बा हविस को शिकस्त दी जाए। सलमा ने सवाल किया। हाँ सलमा, लेकिन ये एक मुकम्मल तौर पर सानवी हैसियत का मुदाफ़ती अमल है। सलमा को नवाबज़ादा आरिफ के यहाँ काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो रहे थे। ये बात नहीं थी कि वो बहुत ही बड़े ख़ानदान की लड़की थी या बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जिस खूबी को आरिफ ने उस लड़की में महसूस किया वो उसका ईमान और किरदार था, और दोनों से मजबूत और ताकतवर थी। 5 बरस के अरसे में उसे मालूम हुआ कि उसकी बीमार और माजूर माँ चल बसी है। उसका नौखेज़ भाई बस हादसे का शिकार हो गया और तनहे तनहा दुनिया में रह गई। लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म की इखलाकी खामी या सकम ना उसके किरदार में आया, ना ईमान की डोर ढीली हुई, और जैसी थी वैसी ही रही। आरिफ को सलमा की यही खूबी एक तरह से भा गई थी, ताहम इसमें मोहब्बत और जज्बात का अभी तक दखल न था। कई बरसों पर मुहित ये सिर्फ अक्ल व दानिश का फ़ैसला था, और बहरहाल सलमा ने नवाबज़ादा आरिफ के सामने एक ठेठ मशरकी औरत की तरह घुटने टेक दिए और निकाह हो गया। आरिफ उसे अपने घर ले आया। एक बेहद दौलतमंद और ख़ुद मुख्तार मर्द के ख़ुद मुख्ताराना फ़ैसले के बावजूद ख़ानदान में दबी दबी सरगोशियाँ होती रहीं कि सलमा महज एक मामूली सी सेक्रेटरी की हैसियत के अलावा किसी इम्तियाज़ी खसूसियत की हामिल नहीं, और सलमा वाज़ेह तौर पर महसूस करती रही कि लोग उससे सर्द मोहरी से मिलते हैं। चेहरे एहसास बर्तरी की चुगली खाते थे। उस रोज़ नवाबज़ादा को उनकी बड़ी बहन सबा ने बुलाकर कहा, आरिफ, तुम जानते हो कि तुमने कौन सा कदम उठाया? जी, बहुत अच्छी तरह। आरिफ के लहजे में जारहानापन था। तुम ये भी बहुत अच्छी तरह जानते होगे कि नवाब जहाँ ताब के ख़ानदान में किसी आम लड़की को बहू की हैसियत नहीं दी जा सकती। ओह, लेकिन क्यों? नवाबज़ादा आरिफ ने जानते बूझते हुए भी तंज़िया अंदाज में पूछा। नवाबज़ादी सबा को इसकी गुस्ताखी की हद तक तलखी को बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़ब्त कर गईं। इसलिए नवाबज़ादा आरिफ कि हमारे लहू में मिलावट ना हो। जब खून में बददियानती हो जाती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। हम पुश्त हा पुश्त के नवाब और वो मामूली सी लड़की जो चंद 100 रुपयों के एवज़ तुम्हारी सेक्रेटरी की हैसियत से काम करती रही है, इस घर में मालकन की हैसियत से नहीं रह सकती। सबा का अंदाज़ तहकुम लिए हुए था। वो मेरी बीवी और इस घर की मालकन है, और मैं अपनी बीवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरिफ ने धीरे धीरे यूँ कहा कि सबा बिफर ही तो गई। आरिफ, तुम हमसे छोटे हो और छोटे बड़ों का एहतराम करते हैं, बड़े छोटों को हुक्म देते हैं। आपका हुक्म नाकाबिले अमल है ख्वाहर जान। वो हर हाल में मेरी बीवी है और हर फर्द को उसकी इज्जत करनी होगी। यह कहते हुए आरिफ दमकते कदमों के साथ कमरे से बाहर चले आए। सलमा मौजूदा हालात को देखते हुए बार बार ये महसूस करती कि नवाबज़ादा आरिफ के फ़ैसले को कबूल करके उसने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया, और वो ये भी सोचती रही कि औरत बहरहाल अक्लमंद होने के बावजूद अहमकाना फ़ैसलों के ज़रिए ही अलामती निस्वानियत का चेहरा पेश करती है। और कभी कभी ये ख्याल उसके जहन की दहलीज़ को भी पार कर जाता कि उसने ज़िंदगी के एवज़ एक ना ख़त्म होने वाली खलिश का सौदा कर लिया है। लेकिन ये सोचें उसकी सेहत को तबाह कर सकती थीं, मगर बर्तरी के गरूर से अकड़ी हुई गर्दनों को झुका नहीं सकती थीं। बहरहाल वो एक इंसान थी, गोश्त पोस्ट की ज़िंदा इंसान, जिसमें ज़िंदगी के सर्दो गर्म के एहसास की हिस्स मौजूद थी, और उसका फितरी हक था कि वो हालात को महसूस करती। यह बर्तरी की चुगली खाते हुए चेहरे, ये लहू की आग से झुलसती हुई आंखें और तीर बरसाती अनापरस्त ज़बानें भी उसका यह हक उससे सल्ब ना कर सकती थीं। नवाबज़ादा आरिफ के लिए ज़िंदगी की एक नई शाहराह निखर आई थी, जिसके दोनों तरफ मोहब्बत की महकार ना होने के बावजूद उमंगों और हौसलों की चांदनी चटकी हुई थी। उनके दिल में एक एहसास मौजूद था कि वो सलमा जिस तबके की अलामत है वो उनका हम पल्ला नहीं। ताहम वो गुज़िश्ता 5 साल से बॉस और सेक्रेटरी के तौर पर रफ़ाकतकार के सबब इस कदर गुंजाइश ज़रूर निकाल सकते थे कि सलमा पर संजीदा बर्तरी बहरहाल वक़ार रहे।
बहरहाल बरकरार रहे, अगरचे वो उसे ज़िंदगी की बहुत सारी मराहत देने के लिए वक्तन फ़वक्तन ये एहसास देने पर आमादा रहते थे कि रफ़ीक़ हयात की हैसियत से वो उसकी मताए कुल से कम नहीं। अभी उनकी शादी को 1 बरस भी ना हुआ था कि नवाबज़ादा आरिफ की ज़िंदगी में अचानक इनकलाब आ गया। इनकलाब जो कभी ज़िंदगी की ज़िंदा अलामत है तो कभी ज़िंदगी के चेहरे से ज़िंदगी छीन लेने का बाइस भी हो सकता है। लेकिन इस इनकलाब को तो वो कोई नाम भी ना दे सकते थे। नवाबज़ादी ताहिरा के शौहर अचानक ही चल बसे और वो एक दायमुल मरीज़ बच्चे के साथ तन्हा रह गईं। जब उनके 2 बच्चे किसी नामालूम मर्ज़ से फ़ौत हो चुके थे, उस रोज़ अचानक ही सलमा की तबीयत बिगड़ गई। आरिफ परेशान उसे हस्पताल ले आए। कर्ब की शिद्दत से सलमा के होंठ अजीबो-गरीब ज़ाविये बना रहे थे और आरिफ मुंतशिरुज़्ज़ेहन थे। नवाबज़ादी ताहिरा जिस वक्त अपने खून की कमी के बीमार बेटे आसिफ को लेकर कमरे से बाहर आईं तो तवील राहदारी में नवाबज़ादा आरिफ को टहलते पाया। आरिफ अब तवाना मर्द थे, अगरचे नवाबज़ादा आरिफ को उन्होंने पहली नज़र में पहचाना नहीं, ताहम आरिफ ने उस हूर शुमाइल औरत को एक ही नज़र में पहचान लिया जो कमज़ोर जज्बों की रोशनी में लिपटी उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। उनके दिल को पैरों तले मसलते हुए दूसरे की आगोश में चली गई। घड़ी भर के लिए आरिफ अपने पूरे वजूद से दहल गए। दिल पर एक कारी ज़रब लगी, ताहम उनके अंदर के मर्द ने उन्हें गिरने से बचा लिया। वो यकटुक नवाबज़ादी ताहिरा को देखते रहे और नवाबज़ादी ताहिरा डॉक्टर से अपने दायमुल मरीज़ बच्चे के सिलसिले में बात करके वापस पलट गईं। यादों की धूल उड़ रही थी और सिर्फ आधे घंटे के बाद उसी हस्पताल में आरिफ की जायदाद के वारिस ने जन्म लिया। नवाबज़ादा आरिफ के लिए इस मौके पर यह फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि अपनी जायदाद के वारिस की खुशी में दीवानावार रक़्स करें या अपनी मोहब्बत के खंडर पर अपनी महरूमियों की महफ़िल मातम मुनक़्क़द करें। एक आँख जोश मुसर्रत से मुस्कुरा रही थी तो दूसरी आँख जज्बों की आग से झुलस रही थी। उनकी बीवी और बच्चा अभी तक लेबर रूम में थे। उन्होंने अचानक ही कुछ फ़ैसला किया और इजाज़त तलब किए बगैर नवाबज़ादी ताहिरा के कमरे में दाखिल हो गए। कौन? नवाबज़ादी ताहिरा ने भवें उठाकर उन्हें देखा। वही जिसके लिए कभी तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले रहते थे और वो बग़ैर इजाज़त ही चला आता था। नवाबज़ादा आरिफ ने अजीब अजनबियत से जवाब दिया। मैं समझी नहीं, नवाबज़ादी ताहिरा ने जवाब दिया। आरिफ, नवाबज़ादा आरिफ जिसको आपने बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया था, बहुत शिद्दत से अपनाने के बाद। हाँ नवाबज़ादी, पहचानो इस चेहरे को, जिस चेहरे को आपने कभी शिद्दत मोहब्बत से रंग अता किए और फिर जब ये रंग हवाओं में घुल गए तो आपने इस शिद्दत से झींपा के मेरा चेहरा बेरंग कर दिया। लेकिन देखो, नए चेहरों की तामीर में लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कि माजी के नकूश तक मिट जाएं। क्या अब भी हमें पहचानने से इनकार करेंगी? ओह, आप, तुम यहाँ? नवाबज़ादी ने सर थाम लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ इखलाकन पुराने जज्बों की शिद्दत के हाथों, नवाबज़ादा आरिफ ने कहा और फ़ौरन वापस लौट गए। ताहम वापस होते होते एक मनहनी सी चिंगारी नवाबज़ादी ताहिरा पर रख गए थे। मुद्दतों धीमे धीमे सुलगने के लिए, तन्हा आग में जलने के लिए। नवाबज़ादा आरिफ की ज़िंदगी में और दूसरा सब्र आज़मा दिन था जब नवाबज़ादी ताहिरा अपनी जायदाद के झगड़े के सिलसिले में कानूनी आनत के लिए उनके ऑफ़िस में दाखिल हुईं तो चकरा कर खड़ी की खड़ी रह गईं। उनके लफ्ज़ साकित थे। वो कहती तो क्या कहती, ज़िंदगी अपना दस्ते सवाल बढ़ा रही थी और ताहिरा बेगम उस दस्ते सवाल को रोक सकती थी ना बढ़ा सकने की पोजीशन में थी। उनकी आंखों के किनारे नामालूद होने को थे। वो सरतापा उस लम्हे में कांप रही थी। आइए आइए नवाबज़ादी ताहिरा बेगम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक निजी हैसियत में बिल्कुल नहीं हूँ और आप इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आरिफ अलवी बारेट ला के ऑफ़िस में हैं। ओह, नवाबज़ादी ताहिरा दिल महसूस कर रह गईं। वापस हुई तो नवाबज़ादा आरिफ ने बड़ी गंभीरता से कहा, नवाबज़ादी ताहिरा बेगम, आप एतमाद के काबिल न थीं। ताहम नवाबज़ादा आरिफ तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोतमद आदमी है। नवाबज़ादी ताहिरा सिर्फ खाली आंखों से उन्हें देख कर रह गई। लफ्ज़ उनके होंठों पर रुके हुए थे। उन्होंने एक नज़र आरिफ को देखा और वापस लौट गईं।
नवाबजादी का लौटना आरिफ के लिए बाइस हैरत था और उसके बाद उन्हें एक तरह से ताहिरा बेगम की टोह लग गई। उन्हें मालूम हुआ कि उनका दाइमुल मरीज़ बेटा आसिफ अपने चचा की मोहब्बत के रहमो करम पर है, जो बहरहाल जायदाद के लिए आसिफ के रास्ते से हटाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं और अपने आप को उस वक्त तक कानूनी तौर पर आसिफ का वाली मुकर्रर करने की कोशिश में हैं जब तक कि वो जवान ना हो ले। और फिर उनको मालूम था कि वो जवान हो भी सकेगा या नहीं। यही वो जगह थी जहां नवाबजादा आरिफ के अंदर का वो दाइमुल मरीज़ लड़का शिद्दत अलम से फड़क उठा, जिसको नवाबजादी ताहिरा ने महज इसलिए ठुकरा दिया था कि वो दाइमुल मरीज़ था। ये सब कुछ आरिफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और वो अचानक एक रोज़ नवाबजादी ताहिरा बेगम की कोठी पर जा पहुँचे। वो हैरत से उन्हें तक रही थी। नवाबजादी ताहिरा बेगम, मैं आपसे आपके दाइमुल मरीज़ बेटे के सिलसिले में मिलने आया हूँ, आरिफ ने दबदबे से कहा। आरिफ क्या तुम मुझे मुआफ़ नहीं कर सकते? ताहिरा बेगम रो पड़ी। तुमने मेरा क्या नुकसान किया था नवाबजादी, जो मुझसे मुआफ़ी तलब हो रही है? नवाबजादा आरिफ ठहर ठहर कर बोल रहे थे। ज़िंदगी महज एक सौदेकारी है, जिस तरफ ज़्यादा मुनाफे की तवक्को होती है मामला भी वहीं तय पाता है। तुमने कब कोई गलती की है? आरिफ, तुम्हें हक है कि तुम मुझसे नफ़रत करो, जी भर के नफ़रत करो। नवाबजादी यकबस्ता थी। हाँ नवाबजादी ताहिरा बेगम, तुमने दुरुस्त कहा। नफ़रत उन्हीं लोगों से तो की जाती है जिनसे कभी मोहब्बत, बल्कि शदीद मोहब्बत की गई हो, और जो नफ़रत जैसे करीह जज्बे के बावजूद अपनी दिलावेज़ मोहब्बतों के बाइस दिल के ऐवानों में बड़े वक़ार और तमकनत से विराजमान होते हैं। मैंने तुम्हें अपने दिल से कभी भी तो जिला वतन नहीं किया, क्योंकि जिला वतन होने वाले तो नफ़रतों के काबिल भी नहीं होंगे। लेकिन आरिफ, नवाबजादी आगे कुछ ना कह सकी। बहरहाल मैं तुम्हारे फ़र्जंद के हक़ में कानूनी आनत देना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम अब भी कोई गलत फ़ैसला ना करना चाहो, पर अपनी बातों को बिल्कुल भूल जाओ ताकि नई गलतियों का एहतमाल भी ना रहे। नवाबजादी ताहिरा उस शख्स को हैरत व इस्तेजाब से देख रही थी। ना वो उसे शोला कह सकती थी, ना शबनम, ना उसे हवा कह सकती थी, ना तूफ़ान। बस वो एक शख्स ही तो था, जो अपना भी था, पराया भी, जो अजनबी भी था, शनासा भी। कोई भी तो नाम नहीं था उस चेहरे पर तहरीर, बस एक रोबो दबदबा था, वक़ार था, इंसानियत थी। उस दिन सलमा ने बहुत सोच समझकर नवाबजादा आरिफ से सवाल किया। आजकल आप बेहद परेशान हैं? हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोले। रातें तकरीबन जाकर गुजार देते हैं। हाँ, मुख्तसरन उन्होंने हकीकत बयान कर दी। क्या? एक बीवी की हैसियत से मैं उसकी वजह मालूम कर सकती हूँ? सलमा ने उनसे पूछा। हाँ हाँ, यकीनन। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ठहरो। बदकिस्मती से तुम औरत हो सलमा। बहुत से बोझ ऐसे होते हैं जिनको मर्द औरत के साथ बांट नहीं सकता, आरिफ ने ठहर ठहर कर कहा। फिर भी सलमा ने जानना चाहा। बस यही समझ लो कि कोई पेचीदा मुकदमा है। फिर भी एक मुकदमे के लिए इस कदर ख़त्म ना होने वाली अजियत? सलमा सरापा सवाल थी। कुछ मुकदमे दिल पर रखा हुआ एक बोझ भी तो होते हैं सलमा। लेकिन किस लिए? ये एक मुकम्मल ज़ातियात से मुतल्लिक़ बात है सलमा। आरिफ ने उसे टालना चाहा। क्या मियाँ बीवी की ज़ातियात जुदा जुदा हैसियत रखती है? सलमा ने पूछा। नहीं, ये बात नहीं। बहरहाल मुकदमा निमटने को है, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। आरिफ ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। सलमा गैर मुतमईन सी सिर्फ आरिफ को देख कर रह गई। हर लम्हा दूसरे लम्हे से उलझता हुआ गुजरता रहा। न वक्त रुका, न किसी ने रोकने की कोशिश की। नवाबजादा आरिफ ने आसिफ की तमाम अमलाक की कानूनी निगहदाश्त अपने हाथों में ले ली। आरिफ ने इतना कुछ क्यों कहा, उसका जवाब खुद उनके पास भी ना था। ताहम उन्होंने ये सब कुछ कहा अपने एहसानात के बोझ से नवाबजादी ताहिरा के घुटने टेक लिए। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब आसिफ को उसकी जायदाद लौटानी थी। उस तारीखी दिन नवाबजादी ताहिरा ने बिलख कर कहा, आरिफ, क्या तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया है? मैं तुम्हें बिल्कुल भूल चुका हूँ नवाबजादी ताहिरा बेगम। मेरी वफ़ादार बीवी है और 2 बच्चे हैं। मैं सिर्फ दाइमुल मरीज़ लड़के के हकूक़ की कानूनी अदायगी के लिए ये तमाम खड़ाक पाल रहा था, जो किसी ज़माने के नवाबजादा आरिफ की ज़िंदा अलामत था।
और अब मैं तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके वापस हो रहा हूँ, कभी वापस लौट कर ना आने के लिए। नवाबजादा आरिफ ने अपने कदम वापस अपनी मंजिल की तरफ कर लिए, जो हर हाल में उनकी अपनी थी। दूसरी सुबह जब आरिफ सो रहे थे तो नवाबजादा आसिफ का फ़ोन आया कि अंकल, अम्मी हजूर ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। लेकिन क्यों आसिफ बेटे? उन्होंने घबरा कर सवाल किया। बात दरअसल ये है कि पिछले हफ्ते मैंने अम्मी हजूर से अपनी पसंद की शादी की इजाज़त ले ली थी। अम्मी हजूर ने इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ फड़फड़ा रही थी। अच्छा, मैं आ रहा हूँ आसिफ। आरिफ घबरा कर खड़े हो गए और नवाबजादी ताहरा बेगम के घर जा पहुँचे। और डॉक्टरों की 1000 कोशिशों के बाद नवाबजादी ताहरा बेगम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए होश आया तो नहायत पस्त आवाज़ में उन्होंने चंद बार एक ही जुमला कहा, माफ़ कर दो। और फिर वो खालिक़ हकीकी से जा मिली। नवाबजादा आसिफ ने समझा कि माँ ने उसकी पसंद की शादी के सवाल पर ज़हनी नाखुशी के बाइस ख़ुदकुशी कर ली है, और वो दुखी होने के अलावा पशेमान भी था और हैरान भी कि अम्मी हजूर नापसंदीदगी का बरमला इजहार करने का हक़ भी तो रखती थीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो अपने आप को मुजरिम तस्वुर कर रहा था। अलबत्ता नवाबजादा आरिफ ने ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा एक कम फहम औरत के अहमकाना फ़ैसले को नाफिज होते हुए देखा था। ये और बात थी कि नवाबजादा आरिफ का दिल कुछ ऐसे उलझ गया कि ज़िंदगी में फिर कभी रोशनी की मोहम सी किरण की उम्मीद भी ना रही। किरणें किसी जज्बे की ओट में खो गई थी, और पहले वो जो औरत से नफ़रत करते रहते थे, अब औरत से दहशत ज़दा से होकर रह गए थे।